हेलो एस्पिरेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और ये हमारी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास करते हैं। और इसी उत्तर लेखन की तरह हमारी एक मास सीरीज चल रही है, मेंस आंसर अप्रोच, जिसमें जीएस से रिलेटेड पेपर 1, 2, 3 एंड 4 से रिलेटेड का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा 15वां सत्र है और सत्र प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से उपन्यास खंड को उठाया है, जिसमें प्रश्न पत्र 1 से उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जयेंद्र, यशपाल, रेणु और भीष्म सानी, और प्रश्न पत्र 2 से प्रेमचंद की गोदान, यशपाल की दिव्या, रेणु की मैला आंचल एवं मनु भंडारी की महाबोध से हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का ये हमारा 66वां प्रश्न है और इससे पहले 1 से लेकर 65 तक के प्रश्न हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप पहले इसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए, यदि प्रेमचंद गोदान को उपन्यास के बदले नाटक के रूप में लिखते तो आपकी दृष्टि में वे उसमें क्या छोड़ते और क्या जोड़ते? ये यूपीएससी के द्वारा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका परिचय हम इस तरह से लिखेंगे कि गोदान प्रेमचंद का एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसका चित्रफलक अत्यंत विराट है। भावों और बिंबों की सूक्ष्मता चरित्र विश्लेषण गहन के रूप से करते हैं, परंतु यदि गोदान को नाटक के रूप में लिखा जाता तो इसमें नाटक के मूल तत्वों को बढ़ाकर और औपन्यासिक तत्वों को न्यूनतम रूप में दर्शाया जाता। भाई, इसमें हम ये बता देंगे कि एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन में जो डिमांड की गई है, क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई आपको उपन्यास के तत्व और नाटक के तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। कि भाई आप उपन्यास के तत्व में जैसे कथानक, संवाद, देश काल वातावरण, और नाटक के तत्व भाई रंगमंचिता, भाषा शैली, ये सब मतलब इस तरह से आपको डिफरेंस करके इन दोनों में लिखना है इस क्वेश्चन को। तो यदि गोदान नाटक होता तो क्या छोड़ते हम? अनावश्यक प्रसंग हटाते, अनावश्यक पात्र हटाना, लंबे एकाल्प को कम करना, दार्शनिक कथन हटाते हैं। भाई उपन्यास में क्या है कि बड़े बड़े प्रसंग होते हैं, लेकिन नाटक में क्या होता है कि छोटे प्रसंग होते हैं, पात्र कम होते हैं। जैसे जोड़ते क्या कि रंग संकेत जोड़ते, वेशभूषा जोड़ते, प्रकाश संकेत जोड़ते, ध्वनि संकेत जोड़ते। तो इसमें संरचना में लिखेंगे कि प्रेमचंद जी ने मुख्य कथा के साथ साथ अनेक गौण कथाओं का समावेश भी गोदान में किया है। ओंकारनाथ को शराब पिलाने का प्रसंग, पिकनिक पार्टी, कबड्डी प्रतियोगिता आदि इस नाटकीय संरचना में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए इसे में स्पष्ट कथानक को जोड़ा जाता। दूसरा, गोदान को रंगमंच के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए दृश्यों की संख्या कम की जा सकती है, ताकि इसमें नाटक की तरह रंगमंचीयता प्रस्तुत की जा सके। तीसरा, अधिक ग्रामीण पृष्ठभूमि और एक आधा शहरी पृष्ठभूमि का होरी का अमराई में गाना और बसोड़ वाली घटना आदि को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इससे नाटकीय आवेग को क्षति पहुंच सकती है। दूसरा, कि गोदान में पात्रों की संख्या अधिक है, जिसे कम किया जा सकता है ताकि यह नाटक की श्रेणी में आ सके। चौथा, पात्र अनुकूल भाषा की संरचना में प्रेमचंद अत्यंत कुशल चित्रे हैं, परंतु उनका स्वागत कथन कुछ अधिक है। प्रेमचंद के स्वागत कथनों को छोड़ा जा सकता है, संवादों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। निष्कर्ष स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने उपन्यासों की संरचना में संवेदना तथा शिल्प दोनों ही स्तर पर आधुनिक विमर्शों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और उन्होंने इस उपन्यास में यथार्थ के दोनों आयामों, सामाजिक और व्यक्तिगत, को उभारा ही नहीं, इसे नए शिखर पर पहुंचा दिया है। इसलिए इसे आधुनिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न 67। चूंकि कृषक जीवन की समस्या उस समय के भारत की प्रमुख समस्या थी, इसलिए गोदान में
कृषक जीवन की ट्रेजेडी का आख्यान मानव युगीन समस्याओं का प्रतिनिधि आख्यान है। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आख्यान का मतलब होता है कि प्रसिद्ध कहानी कहना। तो इसका परिचय हम देखेंगे कि त्रासदी एक पाश्चात्य नाट्य विधा है जिसका प्रयोग ग्रीक युग से आधुनिक साहित्य तक लगातार दिखाई पड़ता है। त्रासदी का उद्देश्य है पाठक के मन में निहित दुखात्मक भावों जैसे त्रास, करुणा आदि का तीव्र उद्बोधन करके उनका विवेचन करना। अगला, हीगल एंड अरस्तु एम बूचर आदि जैसे चिंतकों के द्वारा त्रासदी के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर तय किया जा सकता है कि गोदान त्रासदी है या नहीं। अगला, त्रासदी का नायक रचना के अंत में पराजय या मृत्यु का शिकार होता है। गोदान का अंत होरी की मृत्यु से हुआ है और यह मृत्यु उसके संपूर्ण जीवन संघर्ष की पराजय है। अगला, त्रासदी के नायक के प्रति पाठक या दर्शक के मन में तीव्र सहानुभूति जागनी चाहिए ताकि वह उसके दुख या पराजय से द्रवीभूत हो सके। ऐसा तभी होगा जब नायक में अच्छे गुणों का निवेश हो अर्थात वह भद्र हो। तीसरा, नायक की पराजय या मृत्यु किस कारण से हो यह भी महत्वपूर्ण है। अरस्तु के अनुसार इसका कारण है हेमेरेशिया अर्थात अति नैतिकता के कारण होने वाली निर्णय संबंधी भूल। ऐसा गोदान में तब होता है जब झुनिया को घर ले आता है या फिर भोला से वह गाय लेकर आता है। ऐसी संबंधी भूल या हेमेरेशिया कुछ आलोचक बताते हैं। इसके बाद होरी की कथा ट्रेजिक अंत की ओर घूमती है। तो अगला, त्रासदी की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उसका अंतिम प्रभाव है जो विवेचन मूलक होना चाहिए। जहाँ तक गोदान के अंतिम प्रभाव का प्रश्न है यह स्पष्टतः विवेचन मूलक है। अगला, गोदान के त्रास की व्याख्या विभिन्न आलोचकों ने भिन्न भिन्न रूप में की है। कुछ के अनुसार गोदान होरी की त्रासदी है क्योंकि मृत्यु उसी की हुई है और विफलता भी उसी को मिली है। पहले शिष्ट पर होरी कहता है, जो इसकी पंक्तियां हैं, सार तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया। अंतिम शिष्ट पर इसकी पंक्तियां, क्या करे पैसे नहीं हैं, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। उसका संकट आखिर पे भी ज्यों का त्यों ही रहता है। अगला, कुछ आलोचकों का मानना है कि गोदान होरी से अधिक धनिया की त्रासदी है। सामंतवादी उत्पीड़न के चौतरफा दबाव में होरी की मृत्यु त्रास तो है किंतु उससे अधिक त्रास है धनिया का वैविध्य। विपन्नता, इसकी जो पंक्तियां हैं, विपन्नता के अथाह सागर में सोहाग की वह तरण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। अगला, कुछ आलोचकों के अनुसार गोदान होरी की महत्वाकांक्षा की त्रासदी है। यदि होरी गाय की महत्वाकांक्षा ना पालता तो वह साधारण जीवन तो जी ही सकता था। अगला, सबसे व्यापक व्याख्या यह है कि गोदान भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी है। साहूकार, जमींदारों, पूंजीपतियों, धर्म मर्जाद बिरादरी के आतंक के भीतर एक साधारण कृषक जैसे छटपटाकर दम तोड़ता है। गोदान इसी का प्रमाणिक दस्तावेज है। इसका निष्कर्ष लिखेंगे, अतः कहा जा सकता है गोदान में कृषक जीवन की ट्रेजेडी का आख्यान मानव युगीन समस्याओं का प्रतिनिधि आख्यान है क्योंकि इसमें नारी, गरीबी, दलित, शहरी आदि समस्याओं को उठाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का ये 68 क्वेश्चन है, गोदान भारतीय कृषि जीवन का ज्वलंत दस्तावेज है, इस कथन की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका परिचय हम इस तरह से देंगे, गोदान प्रेमचंद का शिर अमर कीर्ति स्तंभ है। यह उनकी प्रोढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है और गोदान लिखकर उन्होंने किसानों की संपूर्ण समस्याओं को मानो उसमें समाहित कर दिया है। अगला, गोदान में किसानों की सामाजिक आर्थिक शोषण की कई परतें हैं। गोदान उसे पूरे तंत्र की वृद्ध आलोचना प्रस्तुत करता है। दरअसल प्रेमचंद वंचित तबकों, किसान, महिला, दलित, मजदूर आदि का शोषण खत्म कर उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहते थे। अगला, गोदान में किसान होरी का जीवन इतना दयनीय है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा सकता।
उसकी अनुकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल हो गई हैं। वह धनिया से कहता है, जो इसकी पंक्तियां हैं, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों के सहलाने में ही खुशल है। अगला, गोदान का होरी भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। होरी उन तमाम गरीब किसानों की विशेषताएं लिए हुए है जो जमींदारों और महाजनों की धीमे धीमे लेकिन बिना रुके हुए चलने वाली चक्की में पिसा करते हैं। अगला, जमींदार और महाजन उसका शोषण अवश्य करते थे लेकिन उसे जिलाए रखते थे। होरी जब जब आर्थिक संकट में फंसता है, महाजन उसे कर्ज देने के लिए पहुंच जाते हैं। कर्ज में डूब जाने पर भी होरी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि आत्महत्या भारतीय किसान और लोक जीवन की प्रवृत्ति नहीं रही है। सामंतवाद में व्यक्ति जातिगत भेदभाव, बेगार, बेदखली आदि के रूप में सामाजिक और आर्थिक शोषण में जरूर फंसा रहता है, लेकिन उसके जीवन में उल्लास के तत्व बचे रहते हैं जो जीवन में उसका विश्वास खत्म नहीं होने देते हैं। इसका आगे कि प्रेमचंद मानते हैं कि किसान की स्थिति हमारे समाज की आर्थिक स्थिति निर्धारित करती है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामबख्श अपनी पुस्तक प्रेमचंद और भारतीय किसान में लिखते हैं, किसान समाज का आधार होता है। समाज का उत्पादक वर्ग किसान है। उसी की उन्नति से देश की उन्नति संभव है। उसकी बदहाली देश की बदहाली है। अगला, प्रेमचंद ने गोदान के सभी पात्रों को समाज के किसी न किसी प्रतिनिधि के रूप में रखा है। जैसे राय साहब को जमींदार वर्ग, होरी को किसान वर्ग, खन्ना को पूंजीपति वर्ग, दाता दीन को पुरोहित वर्ग और मालती मेहता शहरी वर्ग, सिलिया को दलित वर्ग आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि प्रेमचंद महाजनी सभ्यता के शोषण का अनुभव कर चुके थे। गोदान में उन्होंने इनके शोषण के तरीकों को चित्रित किया है। उन्होंने होरी किसान से सारा पाठक वर्ग इस तरह जुड़ जाता है कि मानो यह भोगे हुए यथार्थ की महागाथा हो। उनकी रचनाओं में शोषित और दलितों के प्रति सहानुभूति और शोषक व पूंजीवादी वर्ग के प्रति आक्रोश है। उनका समूचा साहित्य वर्ग संघर्ष और वर्गीय चेतना पर आधारित है, लेकिन केंद्र बिंदु किसान ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास भारतीय कृषक जीवन के सच्चे दस्तावेज हैं। इस कथन की सार्थकता पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये आपको अपने स्तर पर लिखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 68 है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। बस इसकी भाषा चेंज करके ये पूछ लिया गया है कि प्रेमचंद के उपन्यास, वहाँ था क्या कि गोदान में किसान जीवन, कृषक जीवन, ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछ लिया, प्रेमचंद के उपन्यास भारतीय कृषक जीवन के। तो आपको सेम वैसा ही लिखना है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का ये 70वां प्रश्न है। गोदान की धनिया स्त्री चरित्र के का उदात्त रूप है। 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे किस तरह से लिखेंगे। इसका परिचय हम देंगे। प्रेमचंद ने उपन्यास में कथा को गौण बनाकर चरित्र को प्रधानता दी है। प्रेमचंद कहते हैं कि उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है। मानव चरित्रों पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। इसी कारण उनके पात्र उपन्यास में आते ही सामाजिक संरचना का भेद खोल कर रख देते हैं। अगला, धनिया प्रेमचंद का एक विद्रोही नारी चरित्र है। प्रेमचंद ने उसके चरित्र में यथार्थ की बारीक बुनावट डाल दी है। धनिया ऊपर से कठोर लेकिन भीतर से कोमल है। होरी और धनिया दरिद्रता ने उसे कठोर और कटु भाषणी बना दिया है। अगला, एवं उन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। ये गोदान की पंक्तियां हैं। अगला, धनिया पूंजीवादी या अभिजात्य पंचायती बिरादरी व्यवस्था के हर पेच को समझती है। वह किसान के परिश्रम के साथ सम्मान के मूल्य को जुड़ा देखना चाहती है। धनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने पंचायत और बिरादरी जैसी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। झुनिया और सिलिया की मदद करने पर पंच धनिया पर दंड लगा देते हैं, तो
तो वह उत्तेजित होकर कहती है, इसकी जो पंक्तियां हैं गोदान में, पंचो गरीब को सताकर सुन ना पाओगे, इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे ना रहे, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी जरूर लगेगा। अगला, सिलिया को उसके माँ बाप ने ठुकरा दिया और दाता दीन ने अपने घर में घुसने ना दिया, तो धनिया प्रवृत्ति होकर सिलिया से कहती है, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। ये प्रेमचंद की गोदान की पंक्तियां हैं। अगला, भले ही धनिया अपने देवरों को फूटी आंख नहीं देख सकती, किंतु हीरा के भाग जाने पर पुनिया विपत्ति में होती है तो धनिया उससे मन मुटाव नहीं रखती। होरी जब पुनिया की और उसकी खेती की देखभाल करता है तो उसे बुरा नहीं लगता, वह सबके दुख में साथ देती है। इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि निश्चय ही है गोदान की धनिया जीवंत पात्र है। वह ग्रामीण समाज की उन तमाम स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जो जीवन भर परिश्रम करती हैं, संघर्ष झेलती है, पर जीवन से हार नहीं मानती। उसके चरित्र में कोमलता और परुषता अद्भुत संगम है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न था और इसी तरह के वीडियोस को लाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं।